हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में 2024 का जो जीएस पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी हमने 2011 कर लिया है, 2012 कर लिया है, ओके, 2013 कर लिया है, 2014 अब करेंगे। अब तक आपको अगर आप पेपर लगा रहे हो राइट, तो आपको कुछ चीज़ें एनालिसिस आपके मन में खुद आने लग गया होगा, जो चीज़ें आप खुद समझ रहे होगे देख करके राइट, कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होती हैं, कौन कौन सी गलत होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूपीएससी गलत बनाता है, ए और डी में कहाँ कहाँ सही है राइट, सिंगल स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है। तो अब तक आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ गया होगा राइट, तो अब तक थोड़ी थोड़ी बेसिक्स कवर हो गए होंगे। बाकी अब देखते हैं धीरे धीरे, जब आप ऐसे करते करते जब आप 10 साल के लगा लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि यूपीएससी एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है। ओके, तो उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू करेंगे आज। 2014 का पेपर है ये, सेट ए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच टू द शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, ठीक है। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है, ठीक है। सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है सीड कॉस्ट लो है, तो हाँ हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नई चीज़ है, नई चीज़ की हमेशा कॉस्ट लो होगी, पुरानी चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होगी, नई चीज़ बेहतर तरीके में उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली, तो हाँ हो सकता है, सस्टेनेबल नाम में भी है राइट। उसके बाद क्या नाम है, ड्रिप इरीगेशन है, तो प्रैक्टिकली हो सकता है। देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, ये तो सीधी सीधी आपकी निगलेक्ट हो जाएगी राइट। क्यों निगलेक्ट हो जाएगी? क्योंकि नो एप्लीकेशन, क्या पता अगर थोड़ा भी केमिकल हो राइट, और केमिकल जरूरी नहीं है ना, सस्टेनेबल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है राइट। सस्टेनेबल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र तो केमिकल से ही थोड़े बहुत बनेंगे, या फिर बायो फर्टिलाइज़र आप बनाओ राइट। और एट ऑल इन दिस, तो सस्टेनेबल शुगर के इनिशिएटिव है, लेकिन उसमें थोड़ा भी केमिकल या इनऑर्गेनिक भी चीज़ें ना हो, तो ये तो थोड़ा एट ऑल लग रहा है, एकदम स्ट्रीम बना दिया इसे, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगी। फिर द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज़ मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। तो हाँ हो सकता है इंटरक्रॉपिंग की ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में ये बात कर रहा है राइट, कि इंटरक्रॉपिंग का स्कोप ज़्यादा है, तो हाँ हो सकता है इसमें ज़्यादा है, पुरानी वाले में थोड़ा कम होता हो। तो 3 स्टेटमेंट सही हो गई, वैसे हो गया ओनली 3 पेयर, और वैसे आपका क्या आ जाएगा, और नहीं तो फिर 1 to 4 3 वाली कैंसिल हो जाएगी इसमें से। फिर वेटलैंड की बात कर रहा है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका इम्प्लाई क्या करता है? पहला ऑप्शन कहता है चेंजेस इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वेटलैंड में चेंजेस आ रहे हैं उसके राइट, अकर्ड हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं या फिर हो सकते हैं। तो ह्यूमन तो हो सकता है, थोड़ी स्टेटमेंट सही है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के लिए वेटलैंड के बारे में भी बात कर रहा है, ये भी वेटलैंड के बारे में बात कर रहा है। द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन द 5 किलोमीटर ऑफ द एज ऑफ द वेटलैंड। ये तो फिर थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे वेटलैंड है हमारे यहाँ पे, और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कह रहा है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 5 किलोमीटर का रेडियस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद में ये बोल रहा है कोई भी ह्यूमन प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो फिर एनी ह्यूमन एक्टिविटी तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा ना, ये तो आपकी सीधे सीधे कट जाएगी। फिर द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन द विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयरफॉर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर वहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि वहाँ की जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं आसपास की, जो ट्रेडिशन फॉलो करती हैं, उसकी वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट है, उस वेटलैंड को सर्वाइवल हो रहा है। अगर वो तो इसलिए हमें वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी और उसको क्या नाम है, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब ये तो अगर मान लो वहाँ की कोई आसपास की कोई ट्राइब है, ठीक है, और वो झूम कल्टीवेशन करती है, उसकी वजह से तो वेटलैंड को नुकसान होगा। या फिर अगर वेटलैंड उसमें मान लो कि आसपास की वो हैं, वो आइडल वर्शिप करते हैं और वो आइडल इमर्जन करते हैं राइट, कि जैसे हमारे यहाँ होता है दुर्गा पूजा में, उसके बाद पानी में उसको ले जा करके डुबो देते हैं मूर्तियों को, तो उससे तो फिर वेटलैंड डिस्ट्रॉय होगा ना उस कल्चरल प्रैक्टिस से। तो इससे क्या होगा, ये तो फिर नुकसान दे रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगी। गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो हमें पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यूनेस्को देता है, इसका तो कोई रिलेशन है नहीं राइट। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ गया आपका इसमें, ए राइट, बिना पढ़े। अगर ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल है आपको तो भी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। सुमात्रा यहाँ 2 बार दे रखा है, जावा 1 बार है, लक्षद्वीप 1 बार है, मालदीव 1 बार है, निकोबार 2 बार है, और अंडमान यहाँ पे है राइट। तो अब इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि निकोबार तो हो गया, सुमात्रा हो गया।
तो ऐसे तो आप बी में जा सकते हो। अब ये दोनों तो आपके सीधे सीधे कट जाएंगे इसमें, ए और बी। अब बच गया आपका ए और बी, ठीक है। अब ए और बी आ गया आपका। अब इसमें देखो मेन चीज़ क्या है ना कि अंडमान और निकोबार, ये क्या है, ये यूपीएससी की थीम है। अंडमान निकोबार से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। आपने अगर 3 साल के पेपर लगाएंगे तो उसमें भी आपको 1-2 अंडमान निकोबार का क्वेश्चन मिल गया होगा, राइट। तो अंडमान निकोबार क्या है, यूपीएससी की थीम है और यूपीएससी मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अंडमान निकोबार हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, राइट। तो इन जगह से पूछती है। तो मोस्टली अंडमान निकोबार के चांसेस इसमें ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू बाकी। और बाकी ए ऑप्शन ए में भी आ रहा है, तो ए और डी में मैंने बताया है। कोई भी ऐसी सिंगल स्टेटमेंट हो जहाँ पे ऐसे पूछ रहा है और ऑप्शन अगर आपका ए है और किसी भी और दूसरे में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ए में जाना आप, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। और बाकी अगर 10 चैनल आपको पता है तो डायरेक्टली आप कर लोगे, ओके। तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर तीसरा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है चौथा वाला, इसमें आपको लॉजिक लगाना तो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे आपका उतना लॉजिक यार काम नहीं करेगा। आपका मन की इतनी चीज़ें हो सकती हैं इस ऑप्शन में। देखो जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ड्रॉट की बात कर रहा है ना कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कि वहाँ पे सूखा पड़ा है तो उस चीज़ को करने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर भी है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट भी है। तो ये काम ड्रॉट वाला काम कौन करा सकता है, तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट तो नहीं करा सकती, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करा सकती है कि रूरल डेवलपमेंट में करा ले वो, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। तो पहला तो हम मान सकते गलत है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का काम है कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना और यहाँ कर डेजर्ट को डेवलप करना, ठीक। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मोस्टली चांसेस है कि रूरल डेवलपमेंट कर सकती है, राइट। और तीसरा अगर आप देखोगे तो नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज़, तो वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और रेनफेड की बात कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि ये हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ऑप्शन में भी ओनली 3 का दे रखा है तो आप मोस्टली चांसेस है कि ओनली 3 लगा के आऊँगा एग्जाम में अगर मुझे भी लगाना हो। बट आई थिंक इसमें ऑप्शन क्या होगा, नन, क्योंकि नन वाला, अब देखो नन इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये सोचना कि तीनों में से एक भी यूपीएससी सही ना दे, कि 3 में से चांसेस होते हैं या तो 2 सही दे देगी या 3 सही दे देगी। यहाँ पे 2 और 3 का भी ऑप्शन है, 1 का भी और नन का भी है। तो यूपीएससी ने देख रहे हो कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ऐसे ही है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 पेयर, 1 पेयर, 3 पेयर, नन, राइट। तो ये ऐसे ऑप्शन सेट हुआ पड़ा है। तो अब इसमें क्या, आप नन के ऊपर जाना ना बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है आपकी कि अगर आपकी उस चीज़ को नन में आप सोच पाओ, राइट। क्योंकि 3 है, 3 में से कुछ ना कुछ तो सोचोगे, ये वाला ऊपर नीचे किया होगा, ये तो सही होगा, या तो ये दोनों सही होंगे, ये दोनों करोगे, तो एक तो मार्क करके आओगे आप, राइट। नन क्योंकि लगाना बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन है कि एग्जाम अगर गलत भी हो जाए तो कोई इसका रिग्रेट नहीं है, राइट। क्योंकि बाकी अगर 3 सही हो रहे हैं तो भी अब 5 आपने 4 की हैं, 4 में से सिर्फ 1 गलत हो रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-2 गलत हो, 70% एक्यूरेसी हमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। 70% एक्यूरेसी अगर हमारी मतलब 30 क्वेश्चन हमारे पास चांसेस है हम गलत कर सकते हैं लॉजिक से, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ मिनिस्ट्री का नाम आ गया। मिनिस्ट्री का नाम मोस्टली यूपीएससी गलत देती है, ऐसा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, तो ये हमेशा गलत होता है, तो ये तो आएगा नहीं आपका, पहला ही काट दो, मिनिस्ट्री गलत होती है। इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, हाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो कर सकती है रिसर्च बेस्ड। इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, तो हाँ हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, दोनों के लिए कर सकती है, हाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन सीधा क्या आ गया आपका 2 और 3, अगर वैसे होता तो 2 पेयर कर देते आप, क्योंकि पहली वाली यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है इस मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री गलत हो सकती है, मिनिस्ट्री और मोस्टली यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है मिनिस्ट्री गलत देती है, ठीक। फिर देखो विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो कह रहा है इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेक्शन, ये दोनों भी क्लाइमेट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो हो सकता है। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंट एट अ ग्लोबल लेवल, इशूज़ एट अ ग्लोबल लेवल, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है ये, ठीक है मान लेते हैं। फिर इट इज़ अ एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू अंडर डेवलप कंट्रीज़ विद। अब देखो यहाँ पे भी फंड्स फाइनेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी इन्होंने फाइनेंस की बात की है, ठीक है।
ये दो चीज़ तो हमें पता लगे, तो इससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है ये फाइनेंस की फील्ड से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता लग गई। अब आगे देखो, अब इसमें कह रहा है कि अब यहाँ पे एक बॉडी दे दी OECD, और ये ग्लोबल है, और ये OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, तो OECD यार तो एजेंसी नहीं होगी मेरे हिसाब से OECD, क्योंकि ऐसी बॉडी वगैरह जहाँ भी आती है ना, ये फैक्चुअल चीज़ें UPSC मोस्टली गलत करता है, तो OECD भी तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है साइंटिफिक रिसर्च करता है, और ये फाइनेंस की फील्ड की बात कर रहा है, और ये बता भी रहा है इन्वॉल्वमेंट का CBD जो कन्वेक्शन हुई है, UNCCC जो है, राइट, उसके लिए सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म। और दूसरा कह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च करता है, राइट, ऑन इन्वायरमेंट इशूज एट अ ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पे आप 50-50 पे आ सकते हो आप, ठीक है, कि A या B, और A और B में मैंने बताया कि अगर कभी ऐसा हो तो A और D में अगर आप फंस रहे हो कि A है, A के साथ आपका B या C फंस रहा है, या D है, D के साथ आपका B या C फंस रहा है, तो मोस्टली चांसेस में क्या है, A होगा, ठीक है, और अगर D के साथ फंस रहा है तो D होगा। तो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए A ऑप्शन होता है मोस्टली केसेस में, मैंने बताया, तो A इसमें ऐसे मार्क कर सकते हो आप, राइट। बाकी ऐसे इसमें अगर जैसे फाइनेंस की बात इसमें भी कर रहा था, इसमें भी कर रहा था, तो फाइनेंस अपना कॉमन हो गया। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है, तो साइंटिफिक रिसर्च ऐसे आप निगलेक्ट कर सकते हो और फाइनेंस वाले पे जा सकते हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो ऐसे हो सकता था, तो 50-50 यहाँ पे आ सकते थे आप। फिर देखो 7th वाला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द सोलर पावर प्रोडक्शन, ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग, फोटोवोल्टिक्स is a technology that generate electricity by direct conversion of light into the electricity, ठीक है, while solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate heat which further used to generate electricity generation process। अब फोटो और वोल्टेक्स, ठीक है। अब फोटो का मतलब क्या होता है, यहाँ से लाइट्स का मतलब होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, लाइट के थ्रू होता है, इसलिए फोटो बोलते हैं फाइटो। तो फोटो जहाँ बट है वहाँ मतलब लाइट का कुछ सेंस आ रहा है, तो मतलब लाइट, ठीक है। अब लाइट से फिर वोल्टेक्स मतलब करंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, हाँ हो सकता है। यहाँ क्या वर्ड है, सोलर थर्मल, ठीक है, सोलर प्लस थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का थर्मामीटर होता है ना, मतलब टेम्परेचर नाप के लिए। थर्मल का मतलब क्या होगा, सीधे टेम्परेचर मतलब एक तरीके से हीट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और सोलर मतलब सूरज, सन की हीट से कुछ बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वही हो जाएगा। अब लिखा क्या है यहाँ पे, इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट यूटिलाइज सन रेज टू जनरेट हीट विच इज़ फर्दर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। तो हाँ ये भी सही है, सोलर थर्मल नाम से, और यहाँ सन रेज और यहाँ हीट दे रहा है, तो थर्मल हीट, हाँ हो गया, पहली सही है। दूसरी, फोटोवोल्टिक जनरेट AC करंट वाइल सोलर थर्मल जनरेट DC करंट। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ ऐसे दे रखी है। अब ऊपर तो हमें पता लग गया कि नाम से कि हाँ ठीक है, अब वो फोटोवोल्टिक यहाँ AC दे रखा है, तो फोटोवोल्टिक्स में क्या पता AC की जगह DC हो, राइट। और यहाँ पे जो सोलर थर्मल है वो क्या पता यहाँ पे DC दे रखा है, DC की जगह AC हो, राइट। या फिर क्या पता दोनों ही AC करंट प्रोड्यूस करते हो, या फिर दोनों ही DC करंट प्रोड्यूस करते हो, राइट। तो क्या है, इन्होंने सिर्फ एक दे रखा, बाकी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या नाम है, वो सारे हो जाए, ये गलत हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप गलत मार्क कर दो। इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल एनर्जी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स। अब नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स, ऐसे फोटोवोल्टिक्स से तुम क्या पता अगर एक भी बेस हुआ, राइट, या फिर एक भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई हमारे यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। और नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स का एक भी बेस नहीं है हमारे पास, ये तो थोड़ा मतलब एक्सट्रीम लग रहा है। तो तीसरा भी काट दोगे, पहला मतलब दूसरा तीसरा आपका सीधे कट गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 आंसर यहाँ से आएगा, या फिर ओनली 1 पेयर, ठीक है। देखो ऑप्शन जो होते हैं ना, एलिमिनेशन कभी यहाँ नहीं लगता है, एलिमिनेशन हमेशा यहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है। एलिमिनेशन यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि लॉजिक से आपको पहले स्टेटमेंट्स में ये स्टेटमेंट समझना आप चालू कर दो। ये स्टेटमेंट जो लिखी है उसके बेसिस, इस पर ध्यान ही मत दिया करो उतना, ये उतना जरूरी, ये तो वो चेंज कर सकती है। जैसे इस बार ओनली पेयर कर दिया था इन्होंने, राइट, लास्ट टाइम। इस बार पता क्या पता कुछ और कर दें, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस वाला डाल दें कि नन ऑफ दी अबव की जगह 0 लिख देंगे, और ओनली 1 पेयर की जगह सिर्फ 1 लिख देंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट 1, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ओनली 2 पेयर की जगह 2 आ जाएगा, बस 3 ऐसे करके, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ पे तो अपने को जाना नहीं, अपने को आंसर यहाँ से निकालना है। तो मेजॉरिटी ऑफ फोकस ऊपर स्टेटमेंट पे होनी चाहिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल है मतलब कोई चीज़ होगी जो बहुत पुरानी हो, तो इन सब में से तीनों के तीनों सही देने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 3 में से 1 सही देने की प्रोबेबिलिटी कम है, 3 में से 2 सही दे सकते हैं। और इसमें कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बहुत पुरानी लैंग्वेज है। गुजराती तब भी उनके मुकाबले नहीं है, राइट। कन्नड़, तेलुगु, मलयाली हो गई, राइट, और
और कौन सी हो गई, तमिल हो गई, ये सारी क्या है पुरानी लैंग्वेज, संस्कृत हो गई। तो 2 एंड 3 मोस्टली चांसेस हैं सही होने के, राइट। 2 एंड 3 हो जाएगा इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो अब दम्पा नाम से मिज़ोरम, वैसे टाइगर रिज़र्व आप पूरे पढ़ के जाना, ठीक है, जितने भी अगर पूरे ना कर पाओ तो टाइगर रिज़र्व, बायोस्फीयर रिज़र्व और एलिफेंट रिज़र्व जो है एक कुछ पढ़ लेना, ठीक है, और नेशनल पार्क जो हो गए इनको पढ़ के जाना। और क्या बच गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कुछ इसमें आती हैं बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर, ठीक है, इनको पढ़ लेना। ओके, तो ये चीज़ कर लेना, हो जाएगा काम आपका। फिर दम्पा टाइगर रिज़र्व, दम्पा से नाम पे लग रहा है कि दम्पा मिज़ोरम में हो सकता है, चांसेस ले रहे हैं। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये सिक्किम में, अब की क्या पता हो ना हो, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सरामती पीक, सरामती नाम से भी नागालैंड लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपका लॉजिक फेल हो सकता है क्योंकि थोड़ी फैक्चुअल है। जहाँ स्टेटमेंट्स आती है, स्टेटमेंट में तो हमें पता लग सकता है, लेकिन ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिक लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो 3 में से यूपीएससी 1 सही देगी या 3 देगी, या तीनों के तीनों सही देगी, ये तो प्रॉबिलिटी कम है, राइट। तो और मोस्टली यहाँ पे अब चांसेस क्या है कि 2 एंड 3, 1 एंड 3 सही है। आप इसमें देख लो दूसरी सही है या पहली सही है। तो इसमें आपको ऐसे करके फिर आपको एक 50-50 रिस्क ले सकते हो, राइट, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही अटैम्प्ट करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। तो अब छोड़ने से अच्छा है कि कोई रिस्क ही ले लो, क्या पता सही हो जाए, राइट। तो 50-50 पे यहाँ पे रिस्क लो। 3 कॉमन है, 1 अब वैसे भी अगर आपका मान लो अगर ये ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता, ओनली पेयर वाला क्वेश्चन है तो उसमें तो आपको डायरेक्टली पता है 3 दिए हुए हैं तो 1 देगा नहीं, मोस्टली लीस्ट प्रॉबिलिटी है। 2-3 के तीनों सही देने की, तो ओनली 2 पेयर मार करके आ सकते हो वहाँ पे आप डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे अब गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये तो वैसे नहीं है, तो बाकी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें गुमती जो होती है ये कहाँ पे है, ये आई थिंक त्रिपुरा में है, हाँ त्रिपुरा में आई थिंक गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें आंसर आपका 1 एंड 3 आएगा। बट इसको लॉजिक के थ्रू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज नहीं है ना। जहाँ स्टेटमेंट्स होगी वहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज एंड द सिग्नेटरीज रामसर कन्वेंशन। तो देखो वेटलैंड इंटरनेशनल, जिस भी जैसे ही ये नाम है वेटलैंड फिर आगे इंटरनेशनल, तो जिस भी नाम के आगे से इंटरनेशनल वगैरह लगा हो ना, वो सारी चीज़ मोस्टली क्या होती हैं, एनजीओ होती हैं, राइट। ये याद रख लेना। जैसे यूपीएससी ने आगे भी पूछा है, जैसे डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर भी क्या है, एक एनजीओ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी क्या है, एक एनजीओ है, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे एनजीओ हैं जो यूपीएससी पूछती रहती है। तो एनजीओ जब भी ऐसा कोई वर्ड है जिसके बारे में ऐसा इंटरनेशनल लगा हो, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ऐसा कुछ हो ना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है विदाउट बॉर्डर्स, तो वो सारे क्या हैं एनजीओ होते हैं। जैसे एक है जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, राइट, रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर, तो वो सारे क्या हैं एनजीओ हैं। तो जहाँ भी ऐसा इंटरनेशनल वाला वर्ड है तो हमें लेना, वो थोड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली वैसे होते हैं, क्या कहते हैं एनजीओ टाइप्स में, ठीक है। तो इट वर्क एट द, अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। इट वर्क एट द फील्ड लेवल टू डेवलप द मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर द बेटर पॉलिसीज़। तो हाँ दूसरा वाला ठीक है, नॉर्मल है कि फील्ड पे काम करता है, मोबिलाइज नॉलेज करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जनरल सी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ द कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में पूछा है। द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ब्रिक्स वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2009। 2 फैक्ट दे रखे, रियो डी जेनेरियो 2009, क्या पता 2008 में हुआ हो, क्या पता रियो डी जेनेरियो की जगह ये जोहान्सबर्ग में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फैक्चुअल है, 2 चीज़ें हैं तो काट सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, तो हाँ लास्ट एस लास्ट में आया है और पहले ब्रिक था बाद में एस जोड़ा है, तो ब्रिक्स हो सकता है, दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, राइट। तो पहले में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थी, दूसरे में लास्ट में ऐसे आपको सामने पता लग रहा है कि हाँ एस लास्ट में लिखा है, तो मे बी ब्रिक्स लास्ट में आया हो, जुड़ा हो इसमें, ठीक है, तो हो सकता है ये। तो ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो इसके लिए अब जैसे ये है ब्रिक्स में, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा ये कर लेना, ब्रिक्स है जैसे अभी ब्रिक प्लस बना हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स प्लस, तो उसमें कौन कौन सी नई जो 5 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं उनके बारे में देख लेना, ओके, ये चीज़ हो जाएगी। बाकी जो फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसको तो आप श्योर शॉर्ट काट सकते हो, ओके, पहला वाला। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव डिजीज़ हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया, तो कौन कौन सी इरेडिकेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंथरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो चिकन पॉक्स तो यार अभी भी हो जाते हैं नॉर्मल घरों में, तो इसको इरेडिकेशन कैसे की, तो आपके सामने भी दिख जाती हैं। तो और डिपेंथरिया और स्मॉल पॉक्स इसके चांसेस हो सकते हैं मे बी
अब इसमें क्या है, अब आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा कि डिपेंट्रिया और स्मॉल फॉक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं है, तो यहाँ से तो वैसे एलिमिनेशन होता है, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप डायरेक्टली कर लोगे कि 3 ओनली होगा, ठीक है, कि स्मॉल फॉक्स हो सकता है। बाकी अब आपको यहाँ पता है कि एक तो सही है, कि मतलब एक तो गलत है, कि एक गलत है और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का एक सही है, तो डिपेंट्रिया पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा, कि यहाँ पे 50-50 में आप आ जाओ कि ओनली 1 पेयर मैं मार्क करूँ या फिर ओनली 2 पेयर मार्क करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा कि ओनली पेयर 1 पेयर या 2 पेयर में वैसे क्वेश्चंस में। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कौन सी, क्या लिखा है, माइट हैव इन्फ्लुएंस करना है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाँ कर सकता है, क्या पता थोड़ा भी इन्फ्लुएंस किया हो सकता है। ग्लेशियल साइकिल हाँ भी हो सकता है, ग्लेशियल साइकिल्स की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया हो, एवोल्यूशन में थोड़ी चेंजेस आए हो उसकी वजह से, ठंड की वजह से, तो मे बी दोनों हो सकते हैं, बोथ 1 and 2। अदर देन पोचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर डॉल्फिन। तो गंगा रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसकी रीजंस क्या क्या हैं पोचिंग के अलावा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज, तो पहले नदी थी, अब डैम्स वगैरह बन गए, बैरेज बन गए, तो वो जो डॉल्फिन है वो मूव नहीं कर पा रही होगी ज़्यादा जगह पे, और क्या नाम है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक सर्टेन एरिया में सेग्रीगेट हो जा रही होगी, राइट। तो मे बी, या फिर ये भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बैरेज, उनको कोई दिक्कत आ रही हो इससे, तो ये हो सकता है। इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर्स, अब इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर्स, तो यार अब एक रिवर उसमें क्रोकोडाइल अगर हैं और डॉल्फिन भी है मान लो, ठीक है, तो अब डॉल्फिन है तो वो तो यार अब वो तो एक नेचुरल सिलेक्शन है ना, कि अगर वो खाएगा, मान लो इनको खा जा रहा है तो कितने खाएगा यार, इतने तो खा नहीं जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन ख़त्म कर दे। तो और क्रोकोडाइल तो बहुत पहले से ही है रहे ना, इसमें ह्यूमन का रोल तो ऐसा कोई आया नहीं है कि अभी के टाइम पे कि इसकी वजह से कि ये ख़त्म हो रहे हैं। तो मोस्टली क्या है कि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन से ऐसा कुछ तो नहीं, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स, तो हाँ एक्सीडेंटली हो सकता है। यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर केमिकल इन द क्रॉप इन द विंसिटी ऑफ रिवर, तो हो सकता है फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़ करते हो विंसिटी में, जिसकी वजह से वो पानी यहाँ जा रहा होगा और ये डॉल्फिन को उस वो गंदे पानी से प्रॉब्लम होती है, राइट। तो क्या पता ये इसके लिए चौथा भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, तो चौथा भी आपका ये क्या नाम है हो जाएगा। तो इसमें बस बी वाली ही एक ऑप्शन है जो आपका इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन वो रिवर में होने से क्या नाम है डॉल्फिन को खतरा है, ये तो मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा ना कि एक्सट्रीम, तो इसमें दूसरा नहीं, बाकी 3 पेयर इसमें आप लगा सकते हो, 1, 3, 4 वैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 आ गया रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ कमेटी किस चीज़ को लिए, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, इंडिपेंडेंस बिल, फिर बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड्स एंड बंगाल। तो रेडक्लिफ लाइन यार सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हो, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है रेडक्लिफ लाइन जो आपको सबको पता होगी, सी में, राइट, कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये देखो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके लिए भी यार आप थोड़ा सा, इसके लिए तो आप मतलब थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना इन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और मान लो अगर ये भी नहीं पता होता कि रेडक्लिफ कमेटी किस लिए बिठाई गई थी, तब फिर आपको यहाँ पे आप सोचना पड़ता, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम की बात कर रहा है, यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ ईस्ट बंगाल की बात कर रहा है, राइट्स जो थे, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस में फिर आप थोड़ा सा लग जाता कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है और यहाँ इंडिया पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान बने थे, तो ऐसे करके आप बी और सी में आ सकते थे 50-50 पे, कि इन दोनों को आपको थोड़ा सा फिर जो सही लगता वो आपको कर लेना चाहिए था ऐसे। बाकी ये रेडक्लिफ तो आसान सा आई थिंक सबको याद ही होगा। फिर आ जाते हैं ब्रोमिनेटेड फ्रेम रिटार्डेंट, ये यूज करते हैं मेरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में लाइक मैट्रेस और अपस्टोरिंग। व्हाट आर देयर सम कंसर्न अबाउट, सम कंसर्न क्या है कि इन चीज़, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। तो हाँ हो सकता है कि इन्वायरमेंट में वो डिग्रेड नहीं करते हों, इस वजह से वो प्रॉब्लम है। कंसर्न की बात पूछ रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे होंगे, क्या पता क्या रेजिस्टेंट हो डिग्रेडेशन से। नाम भी इसका ऐसा ब्रोमिनेटेड है फ्लेम रिटार्डेंट। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन एनिमल, तो हो सकता है कि हम एक्यूमुलेट हो रहे हों, राइट, कि थोड़ा बहुत कि इधर उधर से उड़ के खाने में चला जाता हो, या फिर किसी उसमें जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा हो, फूड पॉइजनिंग भी हो रही है उससे, राइट। तो हो सकता है, चांसेस हैं, तो हाँ 3, 2 भी हो सकता है, तो 1 and 2 बोथ आ जाएगा इसमें। काटना सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को। अब द फिनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो किस किस में हो सकता है हाइबरनेशन, तो बैट में हो सकता है, हाँ बियर करते ही करते हैं। रोडेंट्स, अब रोडेंट्स हैं तो रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स अगर आपको पता है तो आप इसमें कर लोगे,
अदरवाइज़ आपको फिर चांसेस लेना पड़ेंगे कि 2 पेयर और ओनली 3 पेयर इन दोनों में, क्योंकि बियर तो आपको पता है कि बियर तो करता ही है। रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट वो होते हैं एक फैमिली है जिसमें आपकी ये स्क्विरल वगैरह आ जाती है, आपका माउस भी आ जाता है उसी में, ठीक है, कॉर्क्यूपाइन भी आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो रोडेंट एक पूरी पूरी फैमिली उनकी, तो स्क्विरल भी आ जाती है रोडेंट्स में ही, ठीक है। तो हाइबरनेशन का फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो इसमें तो वैसे तीनों होगा, 1 2 3 होगा, क्योंकि तीनों में ऑब्जर्व होता है। बाकी इसे हिंदी एक बार पढ़ लेते, क्या है? कृतनक। कृतनक तो यार वैसे काफ़ी हिंदी वैसा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, तो ठीक है। तो रोडेंट है, तो इसमें आपको फिर यहाँ 50-50 पे आप आ सकते हो कि आप ओनली 2 लगाओ कि 1 and 2 या फिर 1 2 3, तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको 50-50 में आप आके वहाँ पे फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ओके, ऐसे क्वेश्चंस में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, लार्जेस्ट कमिटी कौन सी है? तो बेसिक सा लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से भी आपका ये हो जाता, बेसिक अगर कवर किए हैं। कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट, कमिटी ऑन एस्टीमेट्स, पब्लिक ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पिटिशंस। पिटिशंस में तो सबसे कम होते हैं, ये हटा दो। पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट में इसमें आई थिंक कितने होते हैं? 22 होते हैं क्या? 15 और 7 ऐसे ही होते होंगे, राइट, मोस्टली। तो ये दोनों तो नहीं होगी ऐसा। बाकी पब्लिक एस्टीमेट तो एस्टीमेट में ही होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। ये तो पॉलिटिक है, तो पॉलिटिक का मैंने पहले भी बताया है। कुछ जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो बेसिक फैक्ट पे हैं उनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत उसके लिए मेहनत कर लो कि जो बेसिक्स से बुक है वो तो एटलीस्ट आपकी कवर हो। फिर कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ भी कमिटी ऑन पब्लिक दे रखा है, अकाउंट्स है, यहाँ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। वैसे अगर लॉजिक के थ्रू जाओगे, कमिटी ऑन पब्लिक, यहाँ अंडरटेकिंग लिखा है, यहाँ अकाउंट लिखा है, तो पॉलिटी में ये थोड़ा गलत हो जाएगा आपका इसी स्टेटमेंट में, ठीक है। तो कहीं कहीं गलत भी होंगे ऐसे लॉजिक से ऐसा, तो इसके लिए कहीं थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि एस्टीमेट ही सबसे ऊपर होगा, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लांट अर्थ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऐड करता है कार्बन साइकिल? वोल्केनिक, हाँ हो सकता है। रिस्पायरेशन हो सकता है। फोटोसिंथेसिस ऐड कहाँ करता है? फोटोसिंथेसिस से तो रिड्यूस होते हैं ना, इसीलिए तो हम प्लांट लगाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से नहीं होगा। फिर डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। तो 1 2 4 आ गया, ओनली 3 पेयर लगा दो इसमें, या फिर 1 2 4। इफ़ यू वॉक अराउंड द कंट्री साइड और यू लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल, कैटल के आसपास घूम रही हैं। टू सीज द इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट थ्रू द ग्रासेस, तो जब वो कैटल चल रहा है उसके मूवमेंट से ग्रास में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से कुछ इंसेक्ट उसको दिख जाते हैं और उनको खा लेती है। तो वो बर्ड कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ये बोला है कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स, तो नाम में ही जैसे अब तो इंटरेस्ट, और दूसरा है क्या है? कॉमन माइना। तो कॉमन माइना नाम में इसके कॉमन है, तो मे बी ये कॉमन हो, दिखती हो हर जगह, राइट, कॉमन माइना। और दूसरा कह रहा है ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्रेन यार, क्रेन तो यार हमें पता है कि जैसे वो पानी में होता है, वो आई थिंक फ़िश वगैरह पकड़ता है, तो वो ऐसा उसके ऊपर कैटल के ऊपर तो नहीं रहेगा, राइट। तो कॉमन माइना इज़ द मोस्ट, और पेंटेड स्टॉर्क भी थोड़ा एक्सट्रीम में आ रहा है कि ऐसा नाम है कि लिखता नहीं, सुना नहीं कितना ये दिखता हो। कॉमन माइना नाम में कॉमन है, तो मे बी कॉमन होती होगी कि वो दिखती होगी। तो ओनली 2 पेयर इसमें ऐसे आप कर सकते हो कि ओनली 1, ये 2 आएगा इसमें, ठीक है। ये 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। इन द medieval India, the designation of Mahatara and Patta Kila were used for military, village headman, specialist, Vedic, chief crafts and ritual। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है पट्टा किला, तो अगर पट्टा किला को हम अलग करेंगे, पट्टा और किला। पट्टा क्या होता है? पट्टा एक वो लैंड होती है जो किसी को दी जाती है ना, पट्टा अलॉट किया जाता है। और किला, किला भी वही होता है, एक लैंड की यूनिट है, बोलते हैं 1 किला 2 किला, राइट, ऐसे। तो पट्टा किला तो हो सकता है कि ये पूरा एक लैंड जो पट्टा और किला का जो मालिक हो और ये विलेज में होता, तो मोस्टली ये हो सकता है कि यहाँ से आप निकाल लो कि थोड़ा विलेज हेडमैन के नाम से लग रहा है पट्टा और किला, राइट। किला एक मेज़रमेंट है और पट्टा भी है, तो पट्टा और किला उन दोनों का जो मालिक होता है, मतलब एक पूरे एरिया जो विलेज का, राइट, कि एक पट्टा किला कि जिसके पूरे किले का जिसके पास पट्टा हो वो होगा विलेज हेडमैन, राइट। तो ऐसे कर सकते हो आप थोड़ा सा, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसमें फिर आपको कन्फ्यूज अगर नॉमेनक्लेचर पे सबसे पहले जाया करो कि ये जो नाम दिए हुए ना, इनसे हम क्या तोड़ के बना सकते हैं, कि इनको अलग अलग करके इन चारों ऑप्शंस में क्या कनेक्ट हो सकता है मोस्टली, तो ऐसे आपका हो जाएगा। अब जैसे चीफ ऑफ द क्राफ्ट गिल्ड्स, ये तो मतलब थोड़ा बाहर का ही है कि अब नहीं हो पाएगा। वे स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स में ऐसा तो सुना नहीं है कहीं आज जितने पढ़े हैं। और चीफ ऑफ द क्राफ्ट, ये तो हट आई, तो मतलब इतना तो पढ़े के ही नहीं जा पाओगे, आपकी सारे क्राफ्ट गिल्ड्स के पढ़ गए। मिलिट्री ऑफिसर तो महातारा, महातारा के नाम से लग सकता है कि महा मतलब सबसे बड़ा, और महत तारा ऐसे हो सकता है,
तो महत तारा, तो फिर ऐसे होगा महा मतलब सबसे बड़ा महत, और तारा हो सकता है। तो यहाँ पे आप मिलिट्री ऑफिसर भी सोच सकते हो, तो ए और बी में ऐसे आ जाओगे आप, राइट। तो फिर आपको थोड़ा लेना पड़ेगा डिसीजन 50-50 में कि मैं ए मारूँ या बी मारूँ। पट्टा किला से ये लग रहा है, महातारा से ये लग रहा है, तो जिसमें आपको ज़्यादा श्योरिटी हो उस एग्ज़ाम हॉल में, फिर वहाँ से आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो लेकिन मेन क्या है, कोई भी वर्ड आ जाए उसके नॉमेनक्लेचर से ऑप्शन को रिलेट करना, ठीक है। लेजेंड्स आर कैपेबल ऑफ लिमिटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसकी हैं? एल्गी बैक्टीरिया, एल्गी फंगाई, बैक्टीरिया फंगाई, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया दे रखा, फंगाई और मोसिस, फंगाई ये 3 है, तो फंगाई हो सकता है, राइट। एल्गी यहाँ दे रखा है, यहाँ बैक्टीरिया दे रखा है, ठीक है। और यहाँ मोसिस दे रखा है, मोसिस तो होगा नहीं, सिंपल सा बात है, क्योंकि लिचेंस और मोसिस तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। लिचेंस किसी और चीज़, अब यहाँ पे दिए रखा है, तो अब फंगाई किससे बन सकता है, ये वाला तो काट दो सीधे सीधा। अब एल्गी और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी, तो बैक्टीरिया के साथ मिलके फंगी लिचेंस बनाएगी, थोड़ा वो लग रहा है। लेकिन एल्गी तो ग्रीन कलर की होती भी है, ग्रीन कलर की, और उसके साथ अगर फंगाई मिल जाए तो मे बी वो लिचेंस बना सकता है, राइट। तो चांसेस किसके हैं? बी के ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे, तो बी इसमें ऐसे आप लगा सकते हो सिंपल सा, अगर नहीं पता है तो। फिर इफ़ यू ट्रैवल टू द हिमालयाज यू विल सी द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरली ग्रोन ऑन देयर? ओक, रोडोडेंड्रन, सैंडलवुड। तो ओक ट्रीज़ तो अपने को पता है कि सीधा की होते हैं, रोडोडेंड्रन भी होते हैं मोस्टली हिमालयन वहाँ पे, और कॉपेनिकस वाले जो ट्रीज़ होते हैं वैसे में होते हैं रोडोडेंड्रन। सैंडलवुड तो यार अभी मूवी आई थी, कौन सी आई थी, पुष्पा, तो पुष्पा में भी क्या था, वो रेड सैंडलवुड ही तो था, सैंडलवुड कहाँ होते हैं? मोस्टली ईस्टर्न घाट पे होते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको थोड़ा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं पता होता तो 50-50, तो फिर अगर ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता तो इसमें ओनली 2 पेयर लगा के आ जाते आप डायरेक्टली, तो इसमें आपका ओनली 2 पेयर जो है वो करेक्ट हो जाता कि 1-2, ठीक है। सैंडलवुड तो है नहीं, बाकी यूपीएससी कॉमन कोई भी 2 मान ले 3 में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा, सैंडलवुड नहीं होगा, क्योंकि सैंडलवुड थोड़ा ईस्टर्न घाट्स में होते हैं, ठीक है। चलो, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिसीव्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री? ऑक्साइड सल्फर हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, तो मतलब चारों हो सकते हैं, ए बी डी सी चारों। पूछा है स्टील इंडस्ट्री की पॉपुलर इमिशन सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, तो हो सकता है भाई, चारों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाँ हो सकता है स्टील की इंडस्ट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधार, कोसला, मगध। अब देखो कोसला और मगध ये दोनों तो अपने को कंफर्म हो गए श्योर शॉट, क्योंकि बुद्धा का जो पूरा जर्नी थी पूरी उनकी लाइफ की, वो इतने ही रीजन में रही थी मोस्टली, जो हमें पता है कि ईस्टर्न वाले साइड्स में ना, जैसे पाटलिपुत्र वगैरह, वैशाली, लुम्बिनी, ठीक है, और ये क्या नाम है, कुशीनगर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो इधर ही साइड रही। अब गांधार कहाँ पड़ता है? गांधार पड़ता है अपना नॉर्थ वेस्ट के पास, राइट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे गांधार रीजन पड़ता है। तो वहाँ तो नहीं गए थे बुद्धा, उतना कहीं सुना तो नहीं कि गांधार तक गए हों। तो दूसरा तो एक आपका सीधे कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया अवंती, तो अवंती में भी आप देखोगे तो अवंती कहाँ मिडिल में है, एमपी के पास पड़ता है, वहाँ पे उज्जैन वाले रीजन के पास। तो अवंती में बुद्धा गए हो, इन दोनों का तो श्योर शॉट है। तो अब ये तीसरे में आपको लेना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, मैं 3 पेयर लगाऊँ या फिर ओनली 2 पेयर लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है। 1 पेयर और 4 पेयर तो आप इनकरेक्ट कर दोगे, डायरेक्टली काट दोगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी 2 बच जाएंगे, तो इसमें भी आप 50-50 को आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। बाकी अवंती में भी तो वो गए नहीं है क्योंकि मिडिल में पड़ता है, ये दोनों तो श्योर शॉट है, तो 3 और 4 सीधे आप इसमें लगा सकते हो। ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाओगे कि नहीं अवंती में भी क्या पता एक बार चले गए हों, पैर रख दिया हो। और यहाँ पे लिखा है एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, कि बुद्धा की लाइफ से वो एसोशिएट करती है, तो मतलब यहाँ पे उनका या तो बर्थ हुआ हो, डेथ हुआ हो, या फिर वहाँ परिनिर्वाण हुआ हो, धर्मचक्र परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ तो हो, राइट। तो वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ ऐसा कोई अवंती में तो नहीं सुना था जितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसके हिसाब से, तो 3 और 4 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है सर्टेन कम्युनिटीज़ में, ट्राइब्स प्लांट करती हैं सैपलिंग फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज़ और ट्रीज़? तो ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटी और ट्राइब्स हैं जो कि ऐसे प्लांट ड्यूरिंग फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ को लगाती हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप देखो भूतिया, लेप्चा, गोंड, कुरकू, इरोला, टोडा, सहरिया, अग्ररिया। तो इसमें अब आपको
ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी भी नॉलेज है को तो कुछ कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसमें अगर मुझे लगाना होता तो मैं कैसे लगाता। मुझे तो यही लगता कि गोंड सबसे बड़ी ट्राइब है, मोस्टली गोंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो गोंड्स और भील्स ये दोनों यूपीएससी के वैसे वो भी हैं थीम वाइज, राइट, कि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है। तो मैं तो गोंड और कुरकू लगा के आता, क्योंकि गोंड ही एक ही ऑप्शन में है, तो गोंड और कुरकू, वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन भी गोंड और कुरकू ही है, राइट। बाकी ऐसे ऑप्शंस को लॉजिक के थ्रू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक वर्ड नहीं है जो कि इस किसी भी ऑप्शन से रिलेट कर रहा हो या फिर थोड़ा उनके बारे में बता रहा हो, राइट। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एकदम ही लॉजिकली बेस में सॉल्व करना, ठीक है। तो बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो 70% चाहिए ना मोस्टली की एक्यूरेसी हो, तो बाकी ही देख लेंगे। फिर दो सेल्स टैक्स जो आप परचेज़ करते हो, आप टूथपेस्ट, उसको क्या इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इम्पोज बाय स्टेट, कलेक्टेड बाय सेंट्रल। तो सेंट्रल तो करेक्ट करती ही नहीं है, ऐसा सीधे स्टेट ही करती है, क्योंकि स्टेट इमीडिएट में होती है, तो सीधा ये काट दो। इम्पोज बाय एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो हाँ ये हो सकता है। अब सेल्स टैक्स था क्या? सेल्स टैक्स था कि आपका जहाँ पे सेल हो रही है वहाँ पे वो टैक्स वसूला जाएगा। अब जैसे मान लो वो आया कहाँ सेल होने, यूपी में आया है, ठीक है। अब यूपी में आया, उस दुकान ने अगर बेचा है तो वो उसकी सबसे पहला इमीडिएट कंट्रोल उसकी दुकानदार पे किसका है? वो है स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट तो लेगी ही। और सेल्स टैक्स मोस्टली अब वो बिक रहा है स्टेट में जा कर के, राइट, तो मोस्टली स्टेट का ही कंट्रोल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन अगर लगाऊंगा तो मैं डी लगाऊंगा कि टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही मोस्टली इम्पोज करती है, राइट, और कलेक्ट भी करती है ऐसे सेल्स वगैरह टैक्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंटर रीजनल होता है कि अगर 2 स्टेट के बीच में हो रहा है तो फिर स्टेट सेंट्रल का काम आता है मोस्टली ऐसे सेंस में। लेकिन सेल्स टैक्स यू पे Y% टूथपेस्ट तो हाँ हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कलेक्टेड भी करती है, राइट। तो डी विल बी द आंसर इसमें डायरेक्ट ऐसे। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या समझ रहे हो आप? वेंचर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्टार्ट करने जा रहा है कि आप किसी को आपने उसने पैसा दिया है आपने, राइट, तो वहाँ पे क्या है कि आप वेंचर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना मैं वेंचर कैपिटल देने जा रहा हूँ, मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? न्यू इन्वेस्टर होते हैं जो वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल मतलब मोस्टली ऐसे हो जाती है जिसमें आपका थोड़ा रिस्क भी होता है कि ये थोड़ा पैसा डूब सकता है वहाँ पे। तो अब इसका हिंदी जैसे पढ़ लो आप, हिंदी क्या लिखा है? जोखम पूंजी। जोखम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी, तो मतलब जोखिम हो रही है तो मतलब वहाँ पे पैसे डूबने का थोड़ा रिस्क है कि वो पैसे जो हम लगा रहे हैं वो थोड़े डूब सकते हैं, रिस्क परसेंटेज है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड। अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल की यहाँ पे बात कर रहा है टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, तो हाँ हो सकता है न्यू एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं। और यहाँ इंडस्ट्रीज़ लिखा है तो इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हो तो डूबने के चांसेस तब तो कम होंगे ना। और शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हो यहाँ कैपिटल, तो कैपिटल होगी यार, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो किसी को वेंचर कैपिटल तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए कि चांसेस तो नहीं है कि मोस्टली कम ही दिया जाए, लॉन्ग टर्म ही होगा। और स्टार्टअप कैपिटल है कि उसको 5-10 साल के लिए आप दे रहे हो कि आप अपना उसको करो अच्छे से बनाओ, तो चांसेस हैं बी के। अब सी वाले में आप देख लो क्या है? फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज़ एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस, फंड प्रोवाइडेड टू रिप्लेसमेंट रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये दोनों भी ऑप्शन देखो सिमिलर जैसे हैं थोड़े, यहाँ पे भी सिमिलरिटी है, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल है, यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पहला तो ए मान लो इसमें आप काट दो कि ऐसा कि शॉर्ट टर्म है और कैपिटल है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। और न्यू एंटरप्रेन्योर जोखिम भरा कैपिटल है तो मे बी वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क है कि नए नए एंटरप्रेन्योर है, क्या पता पैसा डुबा दे वो, राइट। तो मे बी चांसेस, तो बी विल बी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। और फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट अ टाइम ऑफ इंक्रीज लॉसेज, तो ऑलरेडी जब इंडस्ट्री लॉस कर रही है, लॉस में है वो, तो उसको आप फंड दे रहे हो, राइट, तो उससे फिर मतलब ही क्या है? तो सी विल बी थोड़ा सा डाउट में आ जाएगा। फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि आपने रिप्लेस करना और रिनोवेट के लिए आप इंडस्ट्री कर रहे हो, तो इसको तो ये तो आपका फिर एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, ऐसे कि आप उसमें एक्सपेंडिचर दे रहे हो रिप्लेसमेंट और रिनोवेशन के लिए। तो मोस्टली ऑप्शन इसमें जो करेक्ट लग रहा है मोस्टली मेरे सेंस में वो बी लग रहा है, जो लॉजिक से ऐसे हो सकता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो डीप में। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12th ईयर 5 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रॉपर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये ऑप्शन काट दो, पॉवर्टी रिडक्शन इंक्लूसिव ग्रोथ है,
ये सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक हो गया, दोनों चीज़ स्पेसिफिक सेक्टर के बल्ले बात कर रही हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन कर रहा है, इसमें कह रहा है रिड्यूस इन एम्प्लॉयमेंट। और बी और सी क्या है, ब्रॉडर सेंस में और जनरल में बात कर रहा है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, ये कह रहा है फास्टर होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो सबसे ब्रॉड वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि कभी भी ऐसे सिमिलर हो तो स्पेसिफिक को छोड़ के जो सबसे ब्रॉड ऑप्शन हो उसकी तरफ जाया करो। तो ब्रॉड ऑप्शन में जब आप जाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, बी और डी में 50-50 चांसेस, तो यहाँ पे ब्रॉड वाला ऑप्शन कौन सा है, डी, तो डी आंसर आ जाएगा आपका इसमें सीधा, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 30 पे आ जाओ, विच रिप्रेजेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंट अकाउंट में आएगा, फॉरेन एसेट्स हैं, ये तो एसेट्स क्यों आएंगी, वो तो कैपिटल में आएंगी, कैपिटल अकाउंट हो जाएंगी। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, हाँ हो सकता है आएगा। ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी क्या है, ये तो कैपिटल एसेट्स होती हैं, रिजर्व होती हैं ना, ये तो कैपिटल अकाउंट में आएंगी, राइट। तो ये तो आपका स्पेशल ड्राइव रिजल्ट्स भी नहीं आएगा। तो इसमें आ क्या गया आपका, सिर्फ ए और 3, 1 और 3 आ जाएगा, इसमें ओनली 2 पेयर वैसे लगा दो आप, क्योंकि असेट्स हैं और एसडीआर भी आपकी असेट्स ही होती हैं, तो ये दोनों आपकी तो कैपिटल अकाउंट में आएंगी, राइट, असेट्स कैपिटल में आती हैं मोस्टली। तो ये दोनों हो गई, तो आपका 1 और 3 हो गया बस। फिर देखो द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, समटाइम बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मिलिट्री में तो होगा नहीं, लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है, डिमांड, टाइम लाइबिलिटीज़, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सप्लाई ऑफ द अन डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये भी हटा दो। बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो बैंकिंग ऑपरेशन ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है कि कितनी डिमांड है, टाइम लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मोस्टली ये बैंकिंग। वैसे तो अब तो सबको पता ही है कि SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, ये सारी बैंकिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, और ऑप्शन ए में ये वाला आ भी रहा है। फिर देख लेते हैं 31, व्हाट आर द फैसिलिटीज़ बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक साथी इन द ब्रांचलेस एरिया। तो बैंक साथी के क्या कौन सी, और यहाँ पे ब्रांचलेस एरिया एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इट इनेबल द बेनिफिट्स टू ड्रॉ देयर सब्सिडी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज। तो हाँ, बैंक साथी ये काम कर सकता है भाई, उनके विलेज में सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिशरी जो आ रहे हैं। फिर इट इनेबल द बेनिफिशरीज टू मेक इन रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, कि वो डिपॉजिट और विड्रॉल्स को क्या नाम है करें। तो डिपॉजिट और विड्रॉल, तो यहाँ पे ब्रांचलेस एरिया है, तो क्या पता उसमें ब्रांच ही नहीं है उस एरिया में, तो लोग डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करेंगे, इसीलिए तो बैंक साथी है। तो क्या पता वो उनकी जगह पे डिपॉजिट और विड्रॉल उनके लिए अपने सिस्टम से वो कर दिया करे। तो हाँ सही है, हो सकता है बोथ एंड 1 and 2 इसमें, क्योंकि ब्रांचलेस एरिया है ना, ब्रांचलेस एरिया है तो वहाँ पे ब्रांच ही नहीं, तो लोग जाएंगे कहाँ करने डिपॉजिट और विड्रॉल। फिर इन द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पज ऑफ स्टैच्यूरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्टैच्यूरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इट इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ एडवांसेज बैंक क्रिएट, हाँ हो सकता है। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, तो सेफ और लिक्विड के लिए तो यार CRR होता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, जहाँ पे आप कैश को रिजर्व रखते हो कि ताकि बैंक वो सेफ रखे और लिक्विड रहे। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो मे बी नहीं होगा, दिखा है। टू प्रिवेंट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ये तो गलत है ना कि आप बैंक ज़्यादा प्रॉफिट ना बनाए, इसलिए बैंक के प्रॉफिट से क्या मतलब, आपको बस ये है कि वो रेगुलेशन में काम करेगा, वो प्रॉफिट कितना भी बनाए, अगर वो रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो तो सही है। ये तो एक्सट्रीम और थोड़ी नेगेटिव सेंस में आ जाएगी स्टेटमेंट। फिर टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वैल्यू इन द कैश टू मीट, तो कि बैंक को फोर्स करना कि आप इतना कैश अपने वॉलेट में डे टू डे रिक्वायरमेंट के रखो। और यहाँ बोल कह रहा है स्टैच्यूरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्टैट से हैं। स्टैच्यूरी मतलब किसी एक्ट या उसके रिगार्डिंग होगी, कितनी सर्टेन अमाउंट आपको नेट अपने डिपॉजिट का आपको इतने वो उसमें रखना है। और पहली स्टेटमेंट अगर आप सही मान रहे हो कि टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस बैंक कैन क्रिएट, तो हाँ ये हो सकता है। तो इन द केस तो इस ऑप्शन में मोस्टली करेक्टेड आई थिंक ओनली 1 होना चाहिए, राइट, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन और 3 ये दोनों तो सीधे सीधे गलत होंगे क्योंकि नेगेटिव सेंस में है। यहाँ पे आप 50-50 में आ सकते हो कि 1 मारूँ या 2 मारूँ, कि ओनली 1 पेयर या 2 पेयर, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ पे 1 या 2 में से मैं क्या सही कर सकता हूँ, ठीक है। और 1 तो श्योर शॉट पता लग रहा है सही है, तो 1 का तो होगी, बस 2 का आपको देखना है कि वो गलत हो सकती है कि नहीं। अब ये तो चलो अरब स्प्रिंग की बात कर रहा है, ये तो अब तक सबने पढ़ ही लिया होगा कि ट्यूनीशिया में है, ठीक है, कि ये स्टार्ट हुई थी अरब स्प्रिंग उस टाइम पे। तो वैसे बाकी ए और डी में है, आप ऐसे क्वेश्चन में अगर समझना है तो ए और डी में आ जाया करो। ए और डी में इजिप्ट है या ट्यूनीशिया है, तो इजिप्ट अगर हो जाए तो ठीक है, इजिप्ट नहीं समझ में आ रहा है
इजिप्ट नहीं हो सकता तो ट्यूनीशिया यहाँ पे हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो ए और डी में से कोई एक मार्क कर सकते हो 50-50 पे, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी नॉलेज थोड़ा यूज़ करना, देखना कि नॉलेज से निकल रहा नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किससे जाना है, सीधे लॉजिक पे। ठीक है, अब 35, डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल कहाँ है, ये अर्थ है, ये मान लो अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ का ये जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ पोल वाला, ये वाला पार्ट आता है आर्कटिक के, और नीचे वाला आता है अंटार्कटिक पे, राइट, साउथ पोल। तो ऊपर वाले बात कर रहा है कि आर्कटिक काउंसिल, तो आर्कटिक काउंसिल वही होगी कंट्रीज आई थिंक जो यहाँ पे होंगी ऊपर में। तो कौन कौन सी, डेनमार्क आती है, जापान, जापान तो यहाँ पे है नीचे बीच में, जापान नहीं है। रशियन, हाँ रशिया आ सकता है, ऊपर का पूरा पार्ट रशिया का है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के भी चांसेस कम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाँ आ सकता है, इसका अलास्का है, राइट, अलास्का वाला रीजन है, अलास्का ऊपर आता है एकदम कनाडा के पास साइड में, तो वो भी क्या नाम है, आर्कटिक रीजन में आता है। तो 135 इसमें आपका सीधे सीधे आ जाएगा। बाकी 5 में से 3 का मैंने रूल बताया हुआ है कि मोस्टली चांसेस है अगर 5 स्टेटमेंट्स है उसमें से 3 सही हो, 3 पेयर, राइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 3 पेयर कर देना, राइट, कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि काट पीट के भी। तो फिर देखो, कंसीडर द रीजन इन द न्यूज़, चेचनिया, दाफर सात वैली, रशियन फेडरेशन, माली, इराक। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आपने कहीं सुना है तो कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब चेचनिया है, चेचनिया तो अब जैसे मुझे पता है कि रशियन फेडरेशन में आता है। क्यों चेचनिया क्या है, चेचनिया से एक फाइटर है खबीब, MMA खेलता है, वो आता है। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उसमें जो चेचनिया आर्मी थी वो पूरा उसने रशिया की साइड से वो यूक्रेन पे लड़ाई की थी उन्होंने, राइट। तो चेचनिया बहुत ज़्यादा रशिया के उस फेवर में रहते हैं। तो चेचनिया क्या है, रशियन फेडरेशन में होती है। डार्फर ये कहाँ है, ये अफ़गानिस्तान के साइड में आई थिंक, और स्वात वैली ये आई थिंक ये तो पाकिस्तान में है, स्वात वैली। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, इसमें ओनली 1 आएगा ऐसा। बाकी इस क्वेश्चन को फिर आपको करने के लिए थोड़ा सा चाहिए होगा, क्योंकि इसमें आप कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, राइट, कि क्या सही मारोगे क्या गलत मारोगे। बाकी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन से मैंने ज़्यादा नोटिस किया है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा सही, और मोस्टली या तो 1 होगा या तो नन भी हो सकता है। नन भी बहुत सारे ऑप्शंस में यूपीएससी देती है, तो नन भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना कि किस तरीके। बाकी मैं एक सीट बना रहा हूँ तो उसमें मैं बता दूंगा कि मोस्टली प्रॉबिलिटी किस चीज़ की हो सकती है, नन की, 1 की, 2, 3 की, ऐसे पूरी एनालाइज करके बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें तो 1 ओनली ऐसे हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द अग्नि 4 मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मान लिया, इट इज़ फ्यूल्ड बाई लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। अब 4th स्टेज है ये, 4th मतलब बता रहा है कि अग्नि का ये 4th वेरिएंट आया है, 1st 2nd 3rd फिर 4th आया है, 4th मिसाइल। अब ये कह रहा है कि इट इज़ अ फ्यूल्ड बाई लिक्विड, तो अब यार 4थी स्टेज पे आ गई, 4th वेरिएंट आ रहा है, अभी भी वो सिर्फ लिक्विड फ्यूल पे हो, ऐसा तो नहीं, क्या पता 2 फ्यूल से चलता हो, ओनली लिखा हुआ है, तो गलत मान सकते हैं। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरवेट अबाउट 7500 अवे। तो यार 75 किलोमीटर अवे, तो फिर एक वर्ड आ गया, यहाँ नंबर्स आ गए, नंबर तो यूपीएससी तुरंत खेल जाती है, एक भी 0 आगे लगा दिया काम बढ़ जाएगा, या फिर 1500 की जगह इसको 7500 कर दिया, राइट, या 5500 होता उसको। तो 4 नंबर है यहाँ पे, चारों की प्रॉबिलिटी के चारों में कुछ भी कुछ चेंज कर दिया जा सकता है, तो मे बी ये भी गलत हो सकता है, नंबर आ गया सीधा, तो ओनली 1 आ जाएगा इसमें सीधा आपका, ठीक है, दोनों, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं इन दोनों को गलत करने के। फिर विथ रेफरेंस टू द 2 नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मेथेन एंड शेल गैस, कंसीडर करना है। कोल बेड मेथेन इज प्योर मेथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीन, वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बाइंग। अब यहाँ ओनली लग गया और फाइन है उसके हैं, तो मे भी गलत हो सकता है। In India, the abundant coal-bed methane source exists, but no shale gas sources have been found। कि कोई भी सेल गैस का रिसोर्स फाइंड, क्या पता फाउंड हुआ हो इसलिए ये न्यूज़ में आया हो, और इन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि नो शेल गैस रिजर्व फाउंड, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2 सीधा। फिर शंगपा कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है कि दे मेनली लिव इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एक फैक्ट दे दिया, क्या पता उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। दे रियर इन पश्मीना गोट्स, दे इल्ड अ फाइन वूल, तो हो सकता है पश्मीना गोट्स की वूल निकालते हो, क्योंकि अगर एक भी मान लो कोई कम्युनिटी का मेंबर है जो ये काम करता होगा उनका, तो ये हो जाएगा कि कम्युनिटी काम करती है, तो हो गया। दे आर इन द कैपिटल शेड्यूल ट्राइब, तो हाँ शंगपा नाम है तो शेड्यूल ट्राइब्स हो सकती है। बाकी अगर वो पश्मीना गोट्स के कर रहे हैं वूल निकाल ले, तो पश्मीना गोट उत्तराखंड में तो नहीं होती, मे बी वो जम्मू एंड कश्मीर के हों, राइट। ये चांसेस हो सकते हैं, दूसरे से आप ऐसा सोच के निकाल सकते हो, और वूल निकाल रहे ठंडे रीजन में रहते होंगे कहीं, तो 2 and 3 में आ जाएगा आपका सीधा 2 फैक्ट्स है, और पहला जो फैक्चुअल है पूरा वो गलत हो जाएगा।
फिर 40 पे आ जाओ, इन अ क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनल यूज एज वेजिटेबल और एनिमल फीड बट रिसेंटली कल्टिवेशन ऑफ दिस एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहाँ पे द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, गम मेड फ्रॉम सी यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस, लीफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हिस्टामिन्स, सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी बायोडीजल्स। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने ये बी वाला ऑप्शन पढ़ा सेल गैस, और यहीं जस्ट बगल में देखो ये शेल गैस का क्वेश्चन दे रखा है, राइट। तो जैसे भी ऐसा कोई हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके आसपास ही एक दूसरा क्वेश्चन बन रहा है जो उसी से रिलेट कर रहा है, तो आंसर वही होगा, याद रखना। जिसमें आंसर क्या सीधे सीधे आ जाएगा आपका सेल गैस। जैसे मैंने पहले भी बताया रखा कि 2022 में आया था राइस का क्वेश्चन, राइस, उसके अगला क्वेश्चन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का, ठीक है। ऐसे ही कल भी एक 2013 के पेपर में भी आई थिंक मैंने बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था। उसके बाद जस्ट आगे पार्लियामेंट का क्वेश्चन आया हुआ था विद रिगार्डिंग टू द कि सारे जो फंड होते हैं वो किस अकाउंट में कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस पेपर में अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, ऐसे अगर आगे आते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो गम मेट्स और यहाँ पे शेल गैस दे रखा और ये शेल गैस का ही क्वेश्चन ही है। तो अगर मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन बना है और जिसका एक पहले क्वेश्चन बन चुका है और आगे चल के वो ऑप्शन में आ रहा है, तो मोस्टली चांसेस है कि वो चीज़ हो सकती है। क्या पता ये पहले ये वाला क्वेश्चन आ जाता, बाद में ये वाला आ जाता, तो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में सेम आ रहे हैं तो हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। फिर ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स किसके पास है? अंडमान निकोबार ओशियन में आते हैं, ठीक है, मान लिया। गल्फ ऑफ कच्छ ये भी ओशियन में आता है। गल्फ ऑफ मन्नर ये भी इंडियन ओशन में। सुंदरबन एक ही है जो यहाँ पे वहाँ पे है, लाइक वेस्ट बंगाल के पास है। यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर भी आते हैं, फ्रेश वाटर का भी इन्फ्लक्स होता है, राइट, कि नदियाँ आ रही हैं वो सारी आ रही है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर भी है। और बाकी कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए क्योंकि PYQ है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर में होते हैं, राइट। तो फ्रेश वाटर तो इनका होगा नहीं। सुंदरबन में यहाँ फ्रेश वाटर है, सुंदरबन आपका कट जाएगा सीधे सीधे, ओनली 3 पेयर आ जाएगा, तो 1 2 3 ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कोरल्स के लिए अगर आपको कोरल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कोरल्स होते हैं जूजेंथली और एक एल्गी, तो उसके बीच में वो होता है उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है वो पढ़ लेना। कोरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इंडिया में भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके पर्टिकुलर साइट्स हैं, उन साइट्स के नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा आपका ईजी। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एसोसिएटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग टेरेस कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें देखो अब लॉजिकली क्या लग रहा है, लॉजिकली तो देखो ये चीज़ है कि डिफॉरेस्टेशन से तो होगा ही, और टेरेस कल्टिवेशन है, तो टेरेस कल्टीवेशन जो है वो हो भी तो इसी रहा है। टेरेस कल्टीवेशन है तो उसको मतलब क्या सॉइल इरोजन वहाँ पे हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है वहाँ पे। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मतलब कौन सा, मान लो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी गिर रहा है तो फिर यहाँ से पानी बहेगा भी तो सॉइल को वो अपने पानी के साथ इरोज करके ले जाएगा, तो सॉइल इरोजन तो वैसे भी हुआ, राइट। तो लॉजिकली तो एकदम देखोगे तो 1 2 3 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बट द थिंग यूपीएससी ने इसमें क्या माना है, यूपीएससी ने सिर्फ ओनली 2 माना है, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही है जो एसोसिएट करता है सॉइल इरोजन से, ओके। तो यहाँ पे क्या है, तो अब ओनली 2, तो आगे के लिए याद रख लेना कि अगर इन द केस अभी क्या मान लो ये क्वेश्चन बाद में कभी रिपीट हुआ या फिर ऐसे ही थीम में बना के दिया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ एसोसिएटेड विद द सॉइल इरोजन, तो वहाँ पे आप इसको रॉन्ग करके आना, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे इसको रॉन्ग माना है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कुछ हो जाते हैं कि जो लॉजिकली तो सही होते हैं बट द थिंग उसको यूपीएससी गलत मानती है, तो वहाँ के लिए कुछ देख लेना आप। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ट्रिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिर्फ एक ही उसमें होता है, किस में होता है, मानसून में होता है। ये आपने पढ़ा होना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, राइट। मानसून क्लाइमेट मेडिटेरियन यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ पे अगर आप मेडिटेरियन मारते थोड़ा सा दिक्कत होती क्योंकि गलत हो जाता लॉजिकली वैसे, ठीक है। मेडिटेरियन थीम वाइज अगर आप जाते, क्योंकि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहाँ किसका थीम है, ये मानसून विंड्स के हैं। कि पहले हमारे यहाँ बोलते हैं ना जैसे कि पछुआ चल रहा है और पुरवैया चल रही है, जिसको हिंदी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो सीजनल रिवर्सल ही तो है कि पहले वो वेस्ट की साइड जा रही थी फिर ईस्ट की साइड जा रही है, राइट। वो चीज़ क्या है, सीजनल रिवर्सल होती है, तो मानसून विंड्स होती हैं वो। फिर देखो 44 पे आ जाओ, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। पंचयातन क्या होता है? पंचयातन तो एक टेम्पल है। ये तो देखो 2000 लास्ट ईयर 2012 या 13 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, नगरा द्रविड़ा, ठीक है।
और वीरसरा, ये क्या चीज़ है, स्टाइल किस चीज़ से रिलेट होते हैं, स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और देखो वहीं से ये क्वेश्चन फिर ये बना दिया इन्होंने। और बीच में एक और क्वेश्चन आया था पंचयातन रिफर्स टू था, फिर से इन्होंने पूछ लिया पंचरायतन रिफर्स टू था टेम्पल ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो यही चीज़ है। तो क्वेश्चन देखो वहीं से रिपीट आते हैं जो आपने सॉल्व किया और वही चीज़ मिले हुए आ रहे हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज टू द अरुणाचल प्रदेश, तो बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो लोहित और सुबनसिरी तो आई थिंक होती है, बराक नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या 2 और 3 हो जाएगा। ये तो चलो नॉलेज बेसिस पे हो गया। इन द केस अगर आपको वैसे नहीं पता तो एग्ज़ाम में आ जाए तो 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 करने, मतलब मोस्टली प्रॉब्ली सही होते हैं, तो ओनली 2 पेयर मार करके आ जाना वहाँ पे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एक भी समझ में नहीं आ रहा है तो, और मान लो आपको ये पता लग गया कि लोहित होती है, लोहित आपको पता है कि हाँ अरुणाचल से आती है, आपको अब बराक और सुबनसिरी में नहीं पता लग रहा है कि ये दोनों होती हैं कि नहीं होती हैं, थोड़ा डाउट है। सुबनसिरी को लेकर के डाउट है कि पढ़ा भी है, सही भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है, और बराक का कुछ पता ही नहीं है आपको कहाँ से आती है। तो सिंपल सा, अब एक आपको पता है गलत है, 2 में डाउट है, तो 2 में से एक सही हो सकती है, तो फिर भी ओनली 2 पेयर मार के आना, ठीक है, कि एक गलत भी हो जाए तो भी सही हो सकता है, तो 45 हो जाएगा। फिर हरिके वेटलैंड, ये देखो कोलेरू लेके यहाँ आया, 2022 में भी आया हुआ है कोलेरू, ठीक है, 23 में। तो ऐसे ही आते हैं, जो टॉपिक्स वही हैं सारे घूम फिर के आते रहते हैं। कोलेरू लेक, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुंशी एंड कृष्णा, तो मुंशी और कृष्णा पे नहीं है, कृष्णा एंड गोदावरी पे है। कोलीदेव घना, बनास और चंबल पे हो सकता है, हरिके, ब्यास और वेटलैंड। तो आई थिंक कोलीदेव घना जो है ये भी बनास चंबल पे नहीं है, हरिके वेटलैंड ये पंजाब में है, तो ब्यास एंड सतलज, तो हाँ ये हो सकता है। वो हो क्या जाएगा, तो इसमें आई थिंक 1 ओनली ही होना चाहिए, बाकी के 2 गलत हैं। लेकिन इसके लिए अब आपको थोड़ा सा फैक्चुअल है तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ना कोलेरू, जैसे ये रिपीट होती हैं। देखो अब अगर आपने PYQ करा होता, ठीक है, कोलेरू लेक यहाँ से आप पढ़ के जाते, तो 2023 का जो पेपर आया उसमें कोलेरू लेक आया हुआ, तो कोलेरू को आपको सीधे सीधे पता होता है भाई कोलेरू आया हुआ है, कोलेरू तो मैं पढ़ के गया हूँ, तो वहाँ से टॉपिक कवर हो जाता है। ये फ़ायदा होता है आपका PYQ करने का, ठीक है, क्योंकि मोस्टली टॉपिक रिपीट होते हैं। पंचयातन देखो अभी जैसे इसमें आया है, पंचयातन भी क्या रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट दिया है, मेडिटेरियन क्लाइमेट का क्वेश्चन 2022 में आ गया है, राइट। तो ये चीज़ें क्या हैं, तो ये ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का क्वेश्चन देखो 2 बार पूछ चुके हैं, कल भी एक लगाया था आई थिंक 2013 वाले में, तो वहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि अब इन दोनों के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो क्वेश्चन तो छोड़ के मत आना, क्वेश्चन में एक मार्क करके आना है। अगर एक पता है सही है, बाकी 2 में कन्फ्यूज़न है, तो क्या करना है, तब ओनली 2 पेयर मार्क करके आना है। और अगर एक सही है श्योर बाकी 2 को लग रहा है गलत है, तो सिर्फ तो ओनली 1 ही मार्क करके आना है, ठीक है। यहाँ तो 1 हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द 6th सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो इंडियन फिलोसफी के 6 फिलोसफीज़ है। मैंने कल भी बताया था कि इंडियन फिलोसफी एक क्वेश्चन आया था ना समख्या वाला, राइट, पेपर में, तो समख्या का क्वेश्चन आया हुआ था। अब समख्या वाला भी देखो, तो इंडियन फिलोसफी का आपको पता लगा फिलोसफी से क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 फिलोसफी ज़्यादा, 1 पेज की नोट्स बनेंगी, आराम से पढ़ लो, नहीं तो PYQ नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मीमांसा और वेदांता, मीमांसा वेदांता तो हैं, न्याय वैशेषिका ये भी हैं, लोकयाक्ता और कपिलका ये नहीं है बस, क्योंकि योग और सांख्या ये भी हैं, राइट। तो ऑप्शन सी इसमें आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कौन से, ये तो आपके थोड़ी बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब कोई ऐसा सर्टेन कीवर्ड नहीं मिलेगा जिससे आप काट सको। ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे स्टेट PCS वाले आते हैं ना, स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं कि आपने पूछ लिया, अब उसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, काम बटा सन्नाटा, उसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ों के लिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर देखो कार्डमन हिल्स, कार्डमन हिल्स कहाँ है, कार्डमन हिल्स होती हैं नीचे केरला के साइड में। यहाँ कोरमंडल कोस्ट लिखा है, कोरमंडल कोस्ट कहाँ है, विशाखापट्टनम की साइड में, ये तो गलत हो जाएगा। कैमर हिल्स कोंकण, कोंकण कोस्ट कौन सा है, कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र वाला साइड वाला, जो इधर साइड में महाराष्ट्र की जो ये वाला रीजन पड़ता है, तो ये कोंकण कोस्ट है। और कैमर हिल्स कहाँ है, कैमर हिल्स मिडिल इंडिया में है, MP वगैरह के पास है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, तो महादेव हिल्स हाँ सेंट्रल इंडिया में हो सकती हैं, यहीं आसपास हैं। मिकीर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नाम से ही लग रहा है मिकीर हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो हाँ यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ही है। जैसे अब यहाँ मिकीर हिल पूछा है, इसके पहले इन्होंने बरेल रेंज पूछ लिया था आई थिंक, राइट, तो वो हो गया। अभी देखो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था नागालैंड का, इन्होंने पूछ लिया था कि सारामती पीक। तो जो ज्योग्राफी के पार्ट में नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आते हैं तो इनको, और जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट थोड़े इंपॉर्टेंट, वहाँ की जो हिल्स हैं और यहाँ के नॉर्थ ईस्ट, ये 2 बता रहा हूँ ना, ये थी मैं वैसे वहाँ से क्वेश्चन पूछती है मोस्टली। तो यहाँ पे आपका 2 ये दोनों सही हो जाएंगे, 3 पेयर। बाकी 4 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, तो 4 में से 2 सही होने के और 3 सही के ऑप्शंस मोस्टली होते हैं, राइट, सही करने के UPSC की प्रोबेबिलिटी।
तो 4 में से एक तो बहुत लीस्ट में होता है, 4 के चारों सही हो, ये भी लीस्ट प्रॉबिलिटी है। तो 2 और 3 की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, तो 2 और 3 में से मार करके आ सकते हो। और 3 भी अगर 4 दिए रखे हैं, ऐसे लग रहा है कि सेम ऐसे कोई वो नहीं, स्टेटमेंट वाइज वाले नहीं है, तो इसमें तो फिर आप 2 ओनली मार करके आना, मैं तो यही बोलूँगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है एंटी डिफेक्शन यहाँ तो चलो 10th शेड्यूल डायरेक्ट था, नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है उसका। फिर ठीक है, सेकेंड शेड्यूल किस चीज़ से रिलेट करता है, ओथ एंड अफर्मेशन से करता है। नहीं, दूसरा जो है वो क्या करता है, किससे करता है, हाँ सैलरीज एंड इमोलमेंट्स के बारे में बताता है। 5th शेड्यूल शेड्यूल्ड एरिया। 8th शेड्यूल क्लासिकल लैंग्वेज। देखो यहाँ पे पूछा इन्होंने 8th शेड्यूल का, देखो इसके पहले भी इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के ऊपर नीचे दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी का टुगेदर विद ह्यूमन लाइफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमें ये पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का एक और नाम है मैन एंड बायोस्फीयर, राइट, यूनेस्को का जो प्रोग्राम है। तो इसमें नाम में ही मैन आ रहा है, तो मैन, जब मैन उसमें आ रहा है, उसमें ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व में ही होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ के साथ। बाकी नेशनल पार्क का जो कोर एरिया होता है उसमें कुछ भी अलाउ नहीं होता है। और ये कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो उसको भी प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी, इसीलिए मैंने बायोस्फीयर रिजर्व ही होता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें ह्यूमन लिव भी रख सकते हैं और ह्यूमन और दोनों के साथ। और नाम इस चीज़ का है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। बायोस्फीयर में दोनों आ जाते हैं, मैं फ्लोरा फोना दोनों आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, राइट। और बोटेनिकल गार्डन तो यार अलग से होते हैं XC2। अब देखो बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट ईयर इन्होंने क्या पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इन सिटू कंजर्वेशन, राइट। इन सिटू का कंजर्वेशन वहाँ पे ऑप्शन में बोटेनिकल गार्डन था वहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन, टॉपिक्स, ऑप्शन सारे उसी सेक्शन से बन रहे हैं जहाँ से पहले बन रहे थे। फिर देखो टर्की लोकेटेड इज बिटवीन ब्लैक सी, कैप्सिकन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सूज मेडिटेरियन, गल्फ ऑफ अकाबा डेड सी। तो अब यहाँ पे ब्लैक सी मेडिटेरियन, तो ब्लैक सी ये हो जाएगा, मेडिटेरियन कॉमन इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सीधा। बाकी टर्की है, टर्की की लोकेशन देख लो, इस बार इज़राइल है, पैलेस्टीन है न्यूज़ में, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन का ये हो जाएगा डायरेक्टली। बाकी टर्की है, कैप्सिकन सी आपका कहाँ, ये तो इधर पड़ जाएगा सेंट्रल एशिया के साइड में, टर्की का वहाँ कोई रिलेशन नहीं है। गल्फ ऑफ सीज़ किसके बगल में है, इजिप्ट के बगल में है, राइट। स्यूज़ कैनाल जो है, तो इजिप्ट तो यहाँ है, टर्की ऊपर है, ये भी नहीं होगा। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, ये तो इज़राइल के पास में है वहाँ पे, और डेड सी भी वहीं है उसके बगल में, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। इस टर्की कहाँ आ जाएगा, बी में, मेटेरियन और इसके। फिर ये देखो 52 वाला, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पहले कौन सी सिटी आएगी। तो इन सब में से देखो बैंकॉक किसकी है, थाईलैंड की है, हनोई वियतनाम की है, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, सिंगापुर में भी पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे नीचे इसमें आ जाएगा इंडोनेशिया सबसे नीचे पड़ता है, राइट, इंडोनेशिया। फिर उसके ऊपर सिंगापुर आ जाएगा, सिंगापुर के ऊपर थाईलैंड आ जाएगा, थाईलैंड के ऊपर आ जाएगा वियतनाम। कंट्री ऐसे ही तो ऊपर जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा मैप आपने देखा है तो सिंगल सा थोड़ा सा मतलब नॉलेज से भी हो जाता। अब देखो 4 और 3 इसमें आ जाओ, 4 और 3 सबसे पहले होगा, 4 और 3 सबसे पहले सिंगापुर आएगा कि जकार्ता, मतलब पहले इंडोनेशिया आएगा या सिंगापुर, तो सबसे पहले इंडोनेशिया आएगा फिर सिंगापुर आता है, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 आएगा या 4 आएगा, हनोई आएगा या सिंगापुर, तो सिंगापुर आएगा, सिंपल सी बात है। इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड, फिर ऊपर वियतनाम आता है, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, ठीक है।